कोलकाता पुलिस ने सिविक वॉलंटियर संजय रॉय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर आरोप था कि उसने रेप और मर्डर किया है 31 साल की सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का, जो आरजी कार अस्पताल कोलकाता में काम कर रही थी। उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस कह रही है कि 6 घंटे के अंदर, जब ये क्राइम हुआ था उसके 6 घंटे के अंदर उन्होंने संजय रॉय नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया था। लेकिन लड़की के पेरेंट्स यानी लड़की के माता पिता का कहना है कि पुलिस जो है वो कवर अप कर रही थी और साथ में कुछ छुपा रही थी। इंसिडेंट जो है वो 9 अगस्त को हुआ था और 14 अगस्त को ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दे दिया गया था। दोनों ही एजेंसीज चाहती हैं कि जो ये 31 साल की महिला थी, जो एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर थी, उसे न्याय मिले। लेकिन उसके बावजूद जो है पूरे देश भर में, स्पेशली डॉक्टर कम्युनिटी में इस केस को लेकर गुस्सा है। लोग जो हैं सड़कों पर आए हुए हैं और अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि इस स्टूडेंट को, इस लड़की को, इस महिला को क्यों मारा गया, उसके साथ इस तरह की बदसलूकी क्यों की गई। एडमिनिस्ट्रेशन, कोलकाता एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे के पूरे वाकये में शुरुआती तौर पर क्यों चुप रही और इतना टाइम क्यों लगा जो पहले पोस्टमार्टम करवाने में और फिर पहली एफआईआर जो है वो रजिस्टर करने में। नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नीता के रडार पर आज हम चर्चा करेंगे इस सभी की और साथ में आपको बताएंगे कि ये संजय रॉय नाम का शख्स कौन है और इसकी गिरफ्तारी कैसे हुई और अब सीबीआई जो है वो इस मामले में क्या कर रही है। दरअसल अगर हम सबसे पहले संजय रॉय की बात करें तो ये एक सिविक वॉलंटियर है जो एक डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप 2019 वेस्ट बंगाल के साथ उसने अपने आप को एसोसिएट किया था और अपने कनेक्शंस को यूज करते हुए ये आगे बढ़ा। बहुत जल्दी ये आगे बढ़ा और जल्दी ही ये अलाइन हो गया कोलकाता पुलिस के वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ। जब ये अलाइन हुआ तो इसकी ड्यूटी अक्सर जो है वो 4th बटालियन के साथ लगती थी। ये जो उनका बटालियन का जो बैरक्स था वहां पर जाकर सोता भी था। यही नहीं, उसे असाइन हो गई थी आरजी कार की जो पुलिस चौकी है, उसका जो ड्यूटी है, उसका जो क्षेत्र है, उसको इसे असाइन हो गई थी, जिसके कारण इसे एक इजी एक्सेस था अस्पताल में और वहाँ के डॉक्टर्स को ये अच्छी तरह से जानता था, वहाँ के पुलिस वालों को ये अच्छी तरह से जानता था। क्योंकि इसका रसूख इतना था इसलिए इसने अपने आप को पुलिस वेलफेयर बोर्ड के साथ भी एसोसिएट कर लिया। 14 मेंबर का एक सेंट्रल कमेटी थी जिसके साथ ये कार्यरत था और जिसके साथ ये एसोसिएटेड था। तो काफ़ी रसूख वाला जो है उस एरिया में ये बताया जा रहा था। यही नहीं, इसे एक मोटरसाइकिल भी मिली हुई थी जिसके ऊपर कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। इसे 5 लीटर पेट्रोल जो है हर दिन मिलता था ताकि ये जो काम है, जो एरिया के काम है वो करता था। लेकिन काम करने के बजाय इसके ऊपर एलिगेशंस जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। इसके ऊपर एलिगेशंस जो हैं एक्सटॉर्शन की थी, इंटिमिडेशन की थी, मिसबिहेवियर की थी। इनफैक्ट एक डॉक्टर ने, अब वो सामने आई है, उसने ये कंप्लेंट की है कि प्रिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट, जो एक आसपास केमिस्ट होते हैं, वहाँ से उसने उसकी प्रिस्क्रिप्शन ली, वहाँ से उसका फ़ोन नंबर लिया और फिर उसे परेशान कर रहा था। तो इस तरह के जो कंप्लेंट हैं वो संजय रॉय के ऊपर अब निकलकर सामने आ रही हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस ने जब ये किस्सा हुआ था 9 अगस्त को, उसके कुछ घंटे बाद ही इसे अरेस्ट कर लिया था। इसे अरेस्ट कैसे किया था? पुलिस का कहना है कि उनके पास पक्के सबूत थे, क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज जब खंगाली गई थी उसके आसपास अस्पताल की, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया जो है वो सीसीटीवी फुटेज, जो सीसीटीवी है वहां पर लगाया हुआ है, तो ये सीसीटीवी फुटेज में ये सामने आया था कि सुबह 4 बजे के आसपास गले में एक ब्लूटूथ ईयरफोन लटकाए हुए सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा था। लेकिन जब वो बाहर वापस आ रहा था 40 मिनट बाद, तब उसके पास जो एक ब्लूटूथ एक ईयरफोन है वो उसका मिसिंग था। बाद में ये पता चला था कि वो ब्लूटूथ ईयरफोन जो है वो उस महिला की डेड बॉडी के पास मिला था और वो ब्लूटूथ जो है वो इसके फ़ोन के साथ पेयर भी हो गया था, जिसके चलते इसकी गिरफ्तारी जो है वो उसी दिन हो गई थी। ये कोलकाता पुलिस ने अपनी तरफ से जो अरेस्ट करने की बुनियाद जो है वो बताई है। अब सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं उस महिला की। दरअसल उस दिन हुआ क्या था? उस दिन शुक्रवार का दिन था। ये
इस महिला ने 36 घंटे लगातार अपनी ड्यूटी करने के बाद इसने अपने दोस्तों के साथ खाना खाया। पहले इन सब लोगों ने नीरज चोपड़ा को सिल्वर जीतते हुए एक सेमिनार हॉल में ही वहां पे टीवी देखा। उसके बाद इसके कोलीग्स जो हैं वो वहां से चले गए और ये 2 बजे के आसपास जो है ये उस सेमिनार हॉल में वहां पर पहुंची। 2:35 पर इसके फोन पर एक मैसेज भी आया है जो इसके कजन ने भेजा था। जब पूछा गया इससे कि क्या सब कुछ ठीक है, तब इसने बोला हाँ सब कुछ ठीक है। तो ये आखिरी मैसेज है जो पीड़िता के फोन पर आया था, ऐसा कोलकाता पुलिस का कहना है। 3 बजे के आसपास एक जो पार्टी है जो जिसके किसी के नियर एंड डियर वंस उस अस्पताल पे एडमिटेड थे वो इस तक पहुंचे थे और उन्होंने इससे अपने जानने वाले के बारे में क्या उसका ट्रीटमेंट है उसके बारे में चर्चा भी की थी। 4 बजे के आसपास बताया जा रहा है, जो सीसीटीवी में आया है, कि जो एक्यूज्ड है वो सेमिनार रूम में दाखिल हुआ था और 4:40 पर वो वहां से निकल गया। कोलकाता पुलिस का कहना है कि अब वहां पर जो एक उसका टूटा हुआ चश्मा है, जो पीड़िता का टूटा हुआ चश्मा है, वो लैपटॉप के पास मिला। यही नहीं, उसकी आंखों के पास ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो भी दिखे थे। सबसे पहले जो बॉडी डिस्कवर हुई थी लगभग 7:30 बजे हुई थी। लगभग 2.5 से 3 घंटे जब वारदात होने के बाद ये जो बॉडी है वो डिस्कवर की गई थी। 9:30 बजे के आसपास असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने विक्टिम के पेरेंट्स को कॉल कर बताया था कि ऐसे एक जो इंसिडेंट है वो सेमिनार हॉल पे हो गया है, आप वहां पर आ जाएं। 10:10 पर आरजी कार का जो पुलिस स्टेशन है उस तक भी इत्तला जो है वो पहुंच गई थी और 10:30 बजे तक सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को भी ये सभी जानकारियां जो हैं वो मिल गई थी। 11:30 के आसपास जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अस्पताल भी पहुंच गए थे। ये सारी की सारी टाइमलाइन जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की है, जो उनकी तफ्तीश में सामने आ रहा है। 1 बजे के आसपास उसकी लड़की के माता पिता जो हैं वो अस्पताल पहुंचे थे। उनका यह आरोप है कि पहले उन्हें अपनी बेटी जहां पे उसका कत्ल किया गया था और उसके साथ रेप किया गया था वहां पे उन्हें जाने नहीं दिया गया। 1 बजे जब वो वहां पर पहुंचे थे, 1:10 पर उन्हें अलाउ किया गया और इसी बीच जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है उस कॉलेज की, उन्होंने उस महिला के शव को आइडेंटिफाई भी कर लिया। उसके बाद उसकी ऑटोप्सी हुई और फिर उसका जो है अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात चर्चा उठी। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने भी ये पूछा कि एफआईआर दर्ज जो हुई थी, हालांकि ये जो इंसिडेंट है सुबह 4-4:30 बजे हुआ था, लेकिन एफआईआर जो है 11:45 यानी उसी रात, इतनी देर रात क्यों दर्ज हुई, ये सवाल जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। अब ये मामला जो है वो सीबीआई के पास है। सीबीआई के पास 2 दिन है। ये सारी जो तफ्तीश अभी तक की कर रही है सीबीआई, वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी देनी है। दरअसल सीबीआई के पास अब 2-3 मसले हैं जिसके ऊपर उनकी जांच जो है वो चल रही है। सबसे पहला जो उनके सामने सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि इस महिला का रेप हुआ था या गैंग रेप हुआ था, क्योंकि इस तरह के भी सवाल अब आ रहे हैं सामने। कई डॉक्टर्स भी इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से उसके 16 जो उसकी मुंह पर और उसके शरीर पर घाव हैं, उससे ऐसे लगता है कि उसका गैंग रेप हुआ था। लेकिन कोलकाता पुलिस इसे रूल आउट कर चुकी है, लेकिन अब सीबीआई के ऊपर है कि वो क्या एस्टैब्लिश करती है। दूसरी बड़ी बात जो सीबीआई को पता लगानी है कि मोटिव क्या था, क्यों इसका रेप इस संजय रॉय नाम के शख्स ने किया और फिर उसको मारा क्यों, ये अब सीबीआई को पता लगाना है। और जो कॉन्स्पिरेसी एंगल, जो पॉलिटिकल पार्टीज जिसकी ओर इशारा कर रही हैं, उसके बारे में भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को पता लगाने की जरूरत है। और साथ में जो प्रिंसिपल था उसका क्या रोल रहा इस कॉन्स्पिरेसी में, कुछ उसका रोल था, क्योंकि एलिगेशंस ये आ रहे हैं कि वहां पर किसी तरह का जो एक धंधा था वो चलता था। ये आरोप पॉलिटिकल पार्टीज लगा रही है। इसके ऊपर भी सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। दरअसल ये फैक्ट ये है जो अब सामने आया है कि ये जो एक्यूज था
ये जब वहां पर पहुंचा, इसने उस लड़की को ओवरपावर किया। जब उस लड़की ने रेजिस्ट किया तो उसने उसका मुंह दबाकर और उसका गला दबाकर उसको वहां पर मार दिया, और उसको मारने के बाद वो वापस जाके बैरक में सो गया। जब ये बात पता चली, जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई, क्योंकि वो एफबीआई ने एक 25 मेंबर की टीम बनाई है जिसकी अध्यक्षता आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो कर रही हैं। उनका नाम है संपत मीना। ये 1994 की झारखंड काडर की आईपीएस ऑफिसर हैं। इन्होंने पहले भी कई केसेस जो हैं वो सॉल्व किए हैं, जिसमें हथरस रेप केस भी जो है एक मेन केस है। साथ में सीमा पाहुजा जो ऑपरेशनली बहुत साउंड बताई जाती हैं। 2007 और 2018 में उन्हें एक्सीलेंट प्रोब करने का मेडल भी मिल चुका है। गुड़िया रेप केस जो था, शिमला का बहुत ही चर्चित केस था, वो भी उन्होंने सॉल्व किया था। तो ये सीबीआई का कहना है कि अब उन्होंने टीम बना ली है और वो इस मामले को केस को बहुत बारीकी से इस मामले की जांच कर रही हैं। 3D मैपिंग जो है उस सेमिनार हॉल की सीबीआई कर चुकी है। साथ में जो एक्यूज्ड है संजय रॉय, उसकी मूवमेंट्स के बारे में पता लगा रही हैं, किन किन लोगों ने उससे बात की, कहाँ कहाँ वो गया था, क्योंकि एक कहानी जो निकलकर सामने आ रही है वो भी अब सीबीआई उसे वेरीफाई कर रही है। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट पूरा का पूरा केस जो है वो मॉनिटर कर रहा है। जो ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि ये हाई प्रोफाइल केसेस में जब मॉनिटरिंग इतने हाईएस्ट लेवल पर होती है तो काफ़ी दिक्कतें जो होती हैं वो एक प्रोबिंग टीम के लिए भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तरफ तो सेंटर उन्हें क्रिटिसाइज करता रहता है कि किस तरह से उन्होंने जांच की, जैसे कि केंद्र सरकार कलकत्ता पुलिस के पुलिस अफसरों को क्रिटिसाइज कर रही थी। स्टेट जो है वो उन्हें प्रोटेक्ट करता रहता है, जैसा कि हमने इस मामले में भी देखा। और साथ में जो सोशल मीडिया है उसमें किस तरह से जो एक इलीगल पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन उसे किस तरह से इलीगल या डी लेजिटिमाइज किया जाता है लोगों द्वारा, चर्चित लोगों द्वारा, उससे भी एक भ्रम जो है वो फैलता है। तो पुलिस ऑफिसर से अगर हम बात करें इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस के बारे में, तो वो सबसे पहले यही कहते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो सबसे बड़ा विलन है इस तरह के केसेस में। क्योंकि यही वाले केस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कई हैंडल से गलत इंफॉर्मेशन जो है वो भी ट्वीट की जा रही थी। कई राजनीतिक दल जो हैं वो भी गलत इंफॉर्मेशन ट्वीट कर रहे थे। यही नहीं, उससे भी दुखपूर्ण बात जो थी वो ये थी कि जो लड़की थी, जो विक्टिम थी, जो पीड़िता थी, उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया में कई लोग जो हैं वो ट्वीट कर रहे थे। और ये एक बार अगर कोई ट्वीट कर दिया जाए एक्स पर, तो उसकी एक अपनी लाइफ होती है, उसका अपना एक लाइफ स्पैन होता है, वो अपने आप में एक खबर बनने लगता है जिस तरह से वो चर्चा में होता है। तो इसे लेकर जांच एजेंसियां हमेशा परेशान रहती हैं। यही वजह है कि वो सोशल मीडिया पर खास तवज्जो देती हैं जब भी इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं। दूसरा, इसमें विलन होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि वो अपनी रोटियां सेकने में लगी रहती हैं, क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अपना पॉइंट को सिद्ध करने के लिए। जैसा कि इस केस में हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने के लिए दूसरे को नीचे दिखा रही हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे उसमें एक प्रक्रिया में जो विक्टिम है वो दोबारा से उसके साथ ये इतना घोर क्राइम जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं, ये भी कहा जा सकता है कि पूरे के पूरे एक इंसिडेंट पे वो आग में घी डालने का काम जो है वो करती हैं। जो पॉलिटिक्स है वो ऐसे केसेस में अक्सर दूर ही रहनी चाहिए, ऐसा पुलिस वालों का भी कहना है। यहाँ पे हमें ये भी चर्चा करने की ज़रूरत है, दरअसल जो सबसे बड़ा विलन है कि वेस्ट बंगाल सरकार का क्या रोल रहा, वेस्ट बंगाल पुलिस का क्या रोल रहा। यहाँ पे ये कहना सही होगा कि जब ये केस सामने आया था तब वो कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही थी। हालांकि कोलकाता पुलिस का कहना है कि 6 घंटों में उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और जो उसकी मैपिंग थी वो कर चुके थे। अब सीबीआई के पास आए हुए लगभग 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। इनफैक्ट इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनमें अक्सर देखा गया है कि जो जांच एजेंसी है जो इनिशियली पहले केस रजिस्टर करती है, उसी की जांच को सीबीआई जो है वो आगे ले जाती है। ऐसा कोलकाता पुलिस जो है अपनी तरफ से तर्क दे रही है। लेकिन जिस तरह से 14 की रात को वहां पर एक मॉब वायलेंस हुआ, उसे लेकर वेस्ट बंगाल सरकार भी और पुलिस भी अपने ही जो दावे कर रही है उनमें घिरती हुई नजर आ रही है। खास
खास तौर पर कि उन्होंने एक्शन क्या लिया उस प्रिंसिपल के खिलाफ। आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात चर्चा पे उठी। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने वेस्ट बंगाल के वकीलों से पूछा कि आपने उन प्रिंसिपल के खिलाफ क्या जो है एक्शन लिया है, जिसके ऊपर कपिल सिब्बल जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वेस्ट बंगाल सरकार को, उनका कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट चाहेगा वो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। यहाँ पर यह भी हमें आपको बताने की ज़रूरत है कि अगर पुलिस जो है तत्परता से उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले लेती जिन लोगों ने इस तरह के सिविक वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया है, जो इस तरह का एक पैरेलल एस्टैब्लिशमेंट चलाते हैं, तो इस तरह का जो एक माहौल है पूरे देश में शायद नहीं खड़ा होता, क्योंकि कुछ करते हुए नज़र आती पुलिस, कुछ करते हुए नज़र आती वेस्ट बंगाल सरकार। लेकिन क्योंकि पहले कुछ घंटे पहले कुछ दिनों में वो चुप्पी साधी रखी, जिसके कारण ये जो मामला है वो एस्केलेट हुआ और एक मॉब वायलेंस जो है वो 14 की तारीख को देखा गया। कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की आई थी कि जो सीन ऑफ क्राइम था वो भी जला दिया गया। हालांकि कोलकाता के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उन्होंने इस बात का खंडन किया है। तो यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार पर भी सवाल उठाने लाजमी है विपक्ष द्वारा, क्योंकि उन्हें हमेशा एक ये डर सताता रहता है ममता बनर्जी को कि जो दिल्ली है उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रच रही है और वो उसी षड्यंत्र में घिरती हुई नजर आती हैं। यही वजह है शायद वो अपने ही प्रशासन के खिलाफ पद यात्रा पर निकल गई और सवाल उठा रही थी कि वो कह रही थी कि उन्हें भी न्याय चाहिए। तो इस तरह के जो एक कॉन्ट्रडिक्टिंग जो एक स्टेटमेंट्स होते हैं या कॉन्ट्रडिक्टिंग लोग जो एक्ट्स करते हैं या पॉलिटिशियंस एक्ट करते हैं, तो उसे लेकर लोग जो हैं वो ज़्यादा भ्रमित होते हैं और उनमें और गुस्सा जो आता है। जब भी इस तरह की बहस होती है तो लोग अक्सर बोलते हैं कि हमें कड़े कानूनों की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर उन्हें ये समझाने की ज़रूरत है कि जो भारत के कानून है, स्पेशली जो महिला रिलेटेड कानून है, वो बहुत अपने आप में सख्त हैं, मजबूत हैं और वो इंश्योर करते हैं कि आरोपी के खिलाफ जो जिस सजा का वो हकदार है उसे सजा मिले। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि पुलिस जो है वो किस तरह से कार्रवाई करती है। अक्सर देखा गया है कि इस तरह से हाई प्रोफाइल केसेस में पुलिस जो है वो पार्टिजान मैनर में इन्वेस्टिगेट करती है। यही वजह है कि कुछ आरोपी जो हैं वो बच के निकल जाते हैं और कुछ आरोपी जो हैं वो अंदर रहते हैं। इस वाले केस में क्योंकि एक मिडिल क्लास लड़की थी, हम और आप उससे एसोसिएट कर सकते थे, इस करके इस वाले केस की जो चर्चा है वो खूब हुई। लेकिन ऐसे छोटे छोटे कई केसेस होते हैं जिनमें मैंने अक्सर देखा, क्योंकि मैंने बहुत साल क्राइम कवर किया है और मैंने खुद दिल्ली जैसे शहर में यहाँ पर देखा है कि जब छोटे छोटे कस्बों में या कहीं झुग्गी झोंपड़ियों से भी कुछ महिलाएं आती थी तो पुलिस उन्हें भगा देती थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, केसेस तक नहीं जो हैं वो रजिस्टर किए जाते थे। तो विमेन को एज अ टूल बनाकर उस किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट ना करे पुलिस, ये सबसे बड़ी बात जो है वो इस मामले में सामने आई है। और साथ में ये भी सामने आया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक रेप को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आखिरकार इस महिला की आबरू को दोबारा से जो है वो बेइज्जत ना करें। इनफैक्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा आकर ये सोचने की ज़रूरत है और ये कोशिश करने की ज़रूरत है और साथ में ये एक कोशिश की जानी चाहिए कि इस लड़की को न्याय मिले जैसा निर्भया को मिला था। तब दिल्ली पुलिस ने राउंड द क्लॉक काम किया था और निर्भया के जो कातिल हैं उन्हें सजाए मौत तक दिलवाई थी सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि एक टीम ने कोहेसिव मैनर में काम किया था। यहाँ पे अब मामला बेशक से सीबीआई को चला गया है, सीबीआई को एक जांच रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने भी देनी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सीबीआई जो है, जैसे अक्सर हाई प्रोफाइल केसेस में होता है कि वो मामले तो ले लेती है लेकिन जाँच उसकी आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि विपक्ष ये बार बार आरोप लगा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में अभी तक सीबीआई जो है वो कुछ कर नहीं पाए। कहीं ऐसा भी इसी केस का वो हश्र ना हो, हम ये उम्मीद रखते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं कि जांच एजेंसी बेशक से चाहे कोई भी हो, चाहे कोलकाता पुलिस हो या फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो, वो इंश्योर करेगी कि पीड़िता को न्याय मिले। तो शुक्रिया दोस्तों, आज नीता के रडार पर इतना ही। इस मामले में आगे भी जो कुछ होगा वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नमस्कार।